नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया मौज में। चलिए जी, आज एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है अकाउंट करंट। सबसे पहले हम कुछ बातचीत करते हैं कि अकाउंट करंट होता क्या है और एग्जाम में क्या इसका रेलिवेंस है। 5 to 10 मार्क्स, जनरली 5 मार्क्स का ही आता है। 5 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, बट फिर भी मैक्सिमम एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं, एक आध टॉपिक है, ऐसा एक टॉपिक है जिसपे 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम बातचीत करते हैं आगे और थोड़ा सा समझते हैं कि अकाउंट करंट का क्या रोल है। अभी तक हमने लेजर अकाउंट पढ़े हैं कि लेजर्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर लेजर्स का क्या रोल है। लेजर जनरल को क्लासिफाई करने के लिए पर्टिकुलरली एक पार्टी से रिलेटेड कितना बैलेंस है, एक असेट से, एक लाइबिलिटी से, एक एक्सपेंस का, एक इनकम का क्या बैलेंस है, इन सब बैलेंसेस को जानने के लिए हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बट जब हमारा म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो रहा होता है किसी पार्टी से, मान लीजिए कोई डेटर है या कोई क्रेडिटर है या फिर वो डेटर भी है क्रेडिटर भी। अब डेटर क्रेडिटर दोनों कैसे हो सकता है? मतलब हम उसको सामान बेचते भी हैं और उससे सामान खरीदते भी हैं, मतलब वो दोनों है, डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। इन दैट सिनेरियो होता क्या है कि काफी बार हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, टू फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत बार महीने में, हफ्ते में या डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर कहानी क्या बनती है? कहानी इतनी सी बनती है कि भैया, अगर हम चाहें कि हम एक ही दिन पेमेंट कर दें या एक ही दिन कोई ऐसा हो जिस दिन सेटलमेंट हो जाए, तो भैया अगर एक ही दिन सेटलमेंट हो तो ट्रांजेक्शन वाइज ड्यू डेट तो सबकी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन हुआ 15 फरवरी को, एक हुआ 17 फरवरी को, एक हुआ 20 फरवरी को। तो भैया जो 15 फरवरी को हो रहा है उसकी ड्यू डेट मान लो एक महीने बाद 15 मार्च को है, 17 फरवरी को हो रहा है उसकी 17 मार्च को है, वैसे ही 20 फरवरी को हो रहा है उसकी 20 मार्च को है। तो सबकी एक पर्टिकुलर ड्यू डेट है कि इस दिन तक इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए या फिर इस दिन तक ये ट्रांजेक्शन सेटल डाउन हो जाना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर उस ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं होती है तो फिर क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। भैया पार्टी आपसे इंटरेस्ट लेकर के चलेगी, या अगर आपने सामान बेचा है तो आप पार्टी से, सामने वाली पार्टी से क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। इन सब सिचुएशंस के अंदर या इन सब सिनेरियोज के अंदर बात ये आती है कि हमें हर एक ट्रांजेक्शन वाइज अलग अलग इंटरेस्ट की क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सा ट्रांजेक्शन में कितना इंटरेस्ट बन रहा है और किस तरीके से। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए और कहां पे इसकी कैलकुलेशन को शो किया जाए? तो मतलब जो इंटरेस्ट पार्ट है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड, उसकी कैलकुलेशन को करने के लिए या उस कैलकुलेशन का किस तरीके से बेसिकली प्रेजेंटेशन किया जाए, उसके लिए जो हम एक लेजर प्रिपेयर करते हैं, उसी लेजर को बेसिकली अकाउंट करंट बोला जाता है। तो क्यों बनाते हैं इसका रीजन ध्यान समझना। फॉर जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट पार्ट, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट पार्ट behind the interest part behind the transactions विद ए डेटर और ए क्रेडिटर। सिर्फ एक डेटर और क्रेडिटर के साथ में जो इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ है, उस इंटरेस्ट की पार्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? अकाउंट करंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इट्स नॉट मोर देन द लेजर। जैसा लेजर होता है वैसा ही एक अकाउंट करंट होता है, उससे ज्यादा कुछ भी इसके अंदर नहीं होता है। उसी के बेसिस पे आप लेजर पोस्टिंग जैसे करते हैं, भैया जो चीज डेबिट में आनी चाहिए डेबिट में शो करते हो, जो चीज क्रेडिट में आनी चाहिए वो क्रेडिट में शो करते हो। उसी के बिहाफ पे ये जो है वो अकाउंट भी प्रिपेयर होता है। इसके अंदर एज सच इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होती है। लेकिन सिंपली जो हमें यहाँ पे सीख करके चलना है या सिंपली हमें यहाँ पे जो समझ करके चलना है, जो हमें यहाँ पे पुट ऑन करके चलना है, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। और काफी ही आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है जिसको आपको क्या करना है? समझ करके चलना है। तो अकाउंट करंट क्या है? सबसे पहले मेरे साथ में आइएगा, लिखिएगा सब लोग कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम ये अकाउंट करंट प्रिपेयर करते हैं। इट्स सिमिलर टू द ledger posting, ledger posting, but the additional feature, the additional feature of account current part या feature of account current या additional characteristics या additional feature of account current, additional part that provide by the account current is
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन each and every transaction with debtor or creditor. Each and every transaction with debtor और क्रेडिटर। मतलब सिंपल सी बात है कि जो ट्रांजेक्शन हमारा डेटर या क्रेडिटर के साथ में होता है, अब उनमें कई बार अगर हम ड्यू डेट से पहले अगर उनकी सेटलमेंट नहीं करते, हम चाहते हैं कि भैया सेटलमेंट डेट कोई एक हो, ताकि क्या हो कि बार बार हमें इन सेटलमेंट वगैरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेटलमेंट पे टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा क्रिएशंस ये होती हैं, दिक्कतें ये आती हैं कि हमारे लिए टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा जो पर्टिकुलर टाइम जो लगना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इन सब चीज़ों के अंदर, जिससे नुकसान ये होता है कि आप अपने मेन जो बिजनेस पे उस पर फोकस कम कर पाते हो और यही सेटलमेंट वगैरह में लगे रह जाते हो। तो अकाउंटिंग कुछ इस हिसाब से हो कि हमारी जो सेटलमेंट है वो प्रॉपरली एक डेट को हो जाए, जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनता होगा या हमें मिलना होगा या हमें देना होगा, वो इंटरेस्ट भी उसमें क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं, बिकॉज म्यूचुअल ट्रांजेक्शन जब हो रही होती हैं तो कुछ पेमेंट हम उनको बीच में कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमने 15,000 का सामान खरीदा, कभी हमने 25,300 का सामान खरीदा, इस तरीके से हम राउंडिंग फिगर में तो जनरली सामान नहीं आता है, ऊपर नीचे हो सकता है भैया वो 350 का, इस तरीके से तो हमने उनको बीच में क्या करी, पेमेंट कर दी, कभी 15,000 की कर दी, कभी 10,000 की कर दी। तो जिसके बेसिस पे क्या हुआ कि पूरा ट्रांजेक्शन एग्जैक्ट अमाउंट के साथ में सेटलमेंट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा चला गया। अब लास्ट के अंदर कितना पैसा देना है, अगर इंटरेस्ट जो पैसा नहीं दिया उसी पे क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, तो वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐड ऑन कर दी जाएगी उसके अंदर, और भैया जो भी पैसा बन रहा होगा वो हम सामने वाली पार्टी को क्या करेंगे, दे करके चलेंगे। तो होपफुली ये बातचीत क्या आती है आपको समझ आ जाती है। अब मैं ये बात करूंगा थोड़ी सी कि इंटरेस्ट है, अगर मेरे को किसी को देना है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस बनता है, और अगर मेरे को किसी से इंटरेस्ट लेना है तो वो मेरे लिए असेट बनता है, ठीक है, और सॉरी इनकम बनता है। सिंपली इंटरेस्ट पे करना है तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव करना है तो इनकम है। अब मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, ध्यान से सिनेरियो को समझना और उसके बेसिस पे हम काम करके चलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझ करके चलेंगे। कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, उस एक्स वाई जेड से मेरे को क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव करना है। एक्स वाई जेड जो भी है उससे मेरे को इंटरेस्ट रिसीव करना है, एक्स वाई जेड से इंटरेस्ट लेना है। तो मैं जनरल एंट्री क्या पास करूंगा, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, ठीक है, मेरे को लेना है, मतलब एक्स वाई जेड के अकाउंट में इंटरेस्ट कौन से साइड में आया, डेबिट साइड में। तो मतलब ध्यान से समझना है कि भैया जो भी डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे, अगर उसमें इंटरेस्ट को हम डेबिट साइड में दिखा रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्ट मुझे सामने वाली पार्टी से क्या करना है, वो इंटरेस्ट मेरे को सामने वाली पार्टी से रिसीव करना है, ठीक है। अगर वही इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, मतलब कब करेंगे क्रेडिट साइड में शो, जैसे मान लीजिए मेरा एक्सपेंस है, मेरे को किसी को इंटरेस्ट देना है किसी पार्टी को, तो मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड अकाउंट। एक्स वाई जेड को क्या कर दिया जाएगा, उस सिनेरियो के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो होपफुली आपको ये जो बातचीत मैंने करी ये समझ आ जाती है कि कब डेबिट किया जा रहा है और कब क्या किया जा रहा है, पार्टी को क्रेडिट किया जा रहा है। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट का खेल है यहाँ पे, वो इस तरीके से आपको समझना है कि भैया एक्स वाई जेड से मेरे को अगर इंटरेस्ट लेना है, मतलब कोई भी पार्टी है जिससे मेरे को पैसे लेने हैं, जैसे मान लीजिए वन ऑफ द पार्टीज, सिंपली हमारे पास में एक पार्टी है जिसका नाम है जसप्रीत। अब जसप्रीत से आपको इंटरेस्ट लेना है, जसप्रीत से क्या करना है, आपको इंटरेस्ट लेना है। तो भैया जसप्रीत से इंटरेस्ट लेना है तो मैं एंट्री करूंगा जसप्रीत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। तो जसप्रीत के अकाउंट बनाते वक्त, जसप्रीत का लेजर अकाउंट बनाते वक्त इंटरेस्ट को हम कौन सी साइड में शो करेंगे, जसप्रीत के डेबिट साइड में शो करेंगे, अगर इंटरेस्ट लेना है तो सिंपली यहाँ पे अगर बात समझे तो डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट हमें सामने वाली पार्टी से क्या करना है, रिसीव करना है। और जो क्रेडिट में इंटरेस्ट आ रहा है, जो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट आ रहा है, वो हमें सामने वाली पार्टी को देना है। जैसे मान लीजिए जसप्रीत को हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जसप्रीत अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट को डेबिट किया, जसप्रीत को क्या किया, क्रेडिट किया। तो इंटरेस्ट को डेबिट करने का रीजन है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और जसप्रीत को वो पैसा हमें देना है, इसलिए जसप्रीत अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो भैया थोड़ी सी बातचीत जर्नल ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कर लेता हूं, जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट। तो भी अगर इंटरेस्ट रिसीव करना है तो हमारे पास में एंट्री होगी, अगर रिसीवेबल है तो भी एंट्री होगी
पार्टी अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टी है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। Being interest receivable from party, being interest receivable from पार्टी, या उस पार्टी से इंटरेस्ट क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया, हमें मिलने वाला है। चलिए जी, डन है। फिर भैया पेबल, पैसा देना है अगर पार्टी को इंटरेस्ट का, तो हमारे लिए होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ये पार्टी अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि इंटरेस्ट हमें पार्टी को क्या करना है, पे करना है। तो बीइंग इंटरेस्ट इज पेएबल टू पार्टी, जो भी पार्टी है उसको क्या पे करना है, हमें इंटरेस्ट पे करके चलना है। तो रिसीवेबल हो गया और एक पेएबल हो गया, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। अगर रिसीव करना है तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। फिर भैया पेबल में इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अब भैया मैं ध्यान से ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टी के डेबिट साइड में अगर इंटरेस्ट शो होता है, पार्टी अगर डेबिट में इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, वो रिसीवेबल है। या पार्टी के डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है, वो रिसीवेबल है। वैसे ही पार्टी के क्रेडिट में जो इंटरेस्ट आ रहा है भैया वो क्या है, पेबल है। वो हमें उसको क्या करना है, पे करना है। तो इसी बेसिस को हम हमारा बेस मान करके फिर आगे बढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ध्यान से भैया ये सारे जर्नल एंट्रीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन पे बात कर लेता हूं थोड़ा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने हैं उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, सबसे पहले प्रिपरेशन, कैलकुलेशन के बजाय लिखना प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद इंटरेस्ट मेथड इंटरेस्ट मेथड के थ्रू अकाउंट करंट की प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू अकाउंट करंट की प्रिपरेशन। ठीक है, होपफुली डन है। नाउ थर्ड अगर बात करें तो नेगेटिव डेज कॉन्सेप्ट इन अकाउंट करंट, या कुछ नेगेटिव डेज का कॉन्सेप्ट आएगा अकाउंट करंट पे, उस पे बात करेंगे। आपको ये देख लीजिए। फिर फोर्थ हमारे लिए आता है रेड इंक इंटरेस्ट मेथड, ये हो जाता है हमारे लिए। नाउ द फिफ्थ वन, लास्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक। या बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता है, चाहे बैंक को पे करना हो चाहे रिसीव करना हो, जो भी सिनेरियो है उस केस में बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता है वो भी क्या करके चलेंगे, हम देख करके चलेंगे।
तो होपफुली ये बात समझ आती है आपको। टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं बट हमारे पास में कि सिनेरियो बहुत आसान है। शुरुआत में इन दो टॉपिक की हम बात करेंगे कि अकाउंट करंट की कैलकुलेशन इंटरेस्ट मेथड के थ्रू कैसे करनी है और अकाउंट करंट की प्रिपरेशन फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोडिक्ट मेथड कैसे करनी है। तो एग्जाम्पल से मैं एक कहानी शुरू करूंगा और एग्जाम्पल से कहानी को समझ करके हम चलेंगे। तो भैया एक एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ साथ में लिख करके चलेंगे। देन सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम इस सॉल्यूशन के अंदर आप रुक जाएंगे और मेरे को देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाना चाहिए। ध्यान से एग्जाम्पल क्या है लिखिएगा। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन इन बिटवीन सोनम एंड मोहित। सोनम एंड मोहित, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं सोनम एंड मोहित के बीच में। तो इसके बेसिस पे आपको बाद में वो अकाउंट करंट मांगेगा, तो मैं जस्ट एक ट्रांजेक्शन्स लिखा रहा हूँ। तो लिखेगा सबसे पहले 1 मई 2024 को, 1 मई 2024 को सोनम सोल्ड गुड्स टू मोहित ऑफ ₹10,000। ड्यू डेट जो है वो 20 मई है। 20 मई 2024 इज द ड्यू डेट। ठीक है, फिर भैया 9 मई 2024 को मोहित सोल्ड गुड्स टू सोनम ऑफ ₹7,000। ड्यू डेट जो है वो 31 मई 2024 है। डन। फिर इसके बाद में सिंपली हमारे लिए यहाँ पे आ जाता है 18 मई 2024 को सिंपली कैश पेमेंट बाय सोनम ऑफ ₹4,000। वे कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, बिकॉज जिस दिन पैसे दे दिए वही ड्यू डेट है, उसके अंदर तो कोई सिनेरियो बनने का ही नहीं। वे फिर हमारे पास में यहाँ पे आता है 25 मई 2024। ठीक है, सोनम अगेन सोल्ड सम गुड्स। सोनम सोल्ड गुड्स टू मोहित ऑफ ₹12,000। ड्यू डेट जो है वो बनेगी भैया इसकी 20 जून 2024। चलिए फिर इसके बाद एक लास्ट ट्रांजेक्शन और 31 मई को एक ट्रांजेक्शन होता है 2024 के अंदर। कैश रिसीव्ड बाय सोनम, कैश रिसीव्ड बाय सोनम ऑफ ₹7,000। 31 मई को एक ट्रांजेक्शन होता है। ये सारे ट्रांजेक्शन मैंने कंसिडर कर लिए। ड्यू डेट मतलब इस दिन तक पेमेंट हो जानी चाहिए थी या इस दिन तक पैसा आ जाना चाहिए था, इसका मतलब हो जाता है ड्यू डेट। अब वो बोलेगा कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल एंड द इंटरेस्ट receivable. Calculate the interest payable and interest receivable if the rate of interest is 10% per annum। या 10% पर annum की रेट है। Prepare account current in the books of Sonam।
या सोनम की बुक्स में क्या करके चलना है आपको, अकाउंट करंट बना करके चलना है। मतलब सोनम की बुक्स में बनाओगे तो किसका लेजर बनाओगे, मोहित का। तो भैया मोहित का लेजर बनाना है, किसकी बुक्स में बनाना है, सोनम की बुक्स में बनाना है। लेकिन जो कंसिडरेशन करनी है वो कंसिडरेशन ये है कि भैया आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी साथ साथ में करके चलनी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। जो सिनेरियोज मैंने यहाँ पे क्रिएट किए वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इस सिनेरियो के बेसिस पे इंटरेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए मैं क्या प्रिपेयर करूंगा, अकाउंट करंट प्रिपेयर करूंगा, जिसको आपको अभी नहीं उतारना है, सिर्फ आपको देखना है और भैया इसको बाद में उतार लेना। सारे एलएमएस अपलोडेड हो जाते हैं, उसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा, तो आप वहां से इसको उतार सकते हैं। लेकिन अभी इसको यहां से ध्यान से समझ करके चलेंगे कि किस तरीके से अकाउंट करंट हमें प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल इज हियर। अकाउंट करंट के बेसिस पे हम यहाँ पे जो हेडिंग डालते हैं वो हेडिंग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। या सोनम की बुक्स में बनाना है तो किसका अकाउंट बनाना है, मोहित का। तो यहां लिखोगे मोहित इज इन अकाउंट करंट विद सोनम। वह एक डेट भी होगी अकाउंट करंट की कि पर्टिकुलर कौन सी डेट को बनाना है, क्योंकि जिस डेट का अकाउंट करंट बनेगा उसी डेट को क्या होगा, सेटलमेंट होगा। प्रिपेयर अकाउंट करंट इन द बुक्स ऑफ सोनम एंड ऑन 30 जून 2024। भैया 30 जून को ये अकाउंट करंट आपको प्रिपेयर करना है। तो नाउ जब आप यहां पे ला लेंगे मोहित इज इन अकाउंट करंट विद सोनम ऑन 30 जून 2024 का ये डेट हम कंसीडर करेंगे। भैया डेट का अपना बहुत रेलिवेंस है, ध्यान रखना। इसी के बेसिस पे हम प्रिपेयर करेंगे एक लेजर, जो आप देखेंगे। सिर्फ अभी मत उतारना बिकॉज आपको कॉलम्स का आइडिया नहीं रहेगा। तो सबसे पहला एक कॉलम बनाया जाएगा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाया जाएगा, फिर ड्यू डेट का एक कॉलम बनाया जाएगा, एंड फिर एक डेज का कॉलम बनाया जाएगा, एंड देयर इज एन अमाउंट कॉलम, एंड देयर आफ्टर इंटरेस्ट कॉलम, एक इंटरेस्ट का कॉलम होगा। फिर अगेन द कॉलम ऑफ डेट, पर्टिकुलर्स, भैया ड्यू डेट का कॉलम, डेज का कॉलम, एंड अगेन द अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझ कर चलिएगा। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो भैया किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास में जो कॉलम बनेगा वो बनेगा ड्यू डेट, ठीक है, फिर डेज का, फिर अमाउंट का, और फिर प्रोडक्ट का, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट एंड सॉरी प्रोडक्ट नहीं, अभी हम पहले इंटरेस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से। फिर प्रोडक्ट मेथड जब फॉलो करेंगे तो इंटरेस्ट की जगह किसका कॉलम बन जाएगा, प्रोडक्ट का कॉलम बन जाएगा। तो इंटरेस्ट, एंड हियर लास्ट इज आल्सो इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखेंगे भैया, सबसे पहले कुछ नहीं करना, लेजर पोस्टिंग करके चलनी है, जो लेजर पोस्टिंग हम बचपन से करते आए हैं और जो हमें समझ आता है। या सबसे पहले मोहित का अकाउंट बना रहे हो तो आप देखोगे कि सोनम ने जब गुड्स बेचे मोहित को, तो सोनम एंट्री करेगी मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब मोहित के डेबिट साइड में एंट्री होगी, मतलब डेबिट साइड में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और भैया 1 मई को बेचा है तो ये लीजिए डेबिट साइड में वो रिकॉर्ड करेगा सोनम रिकॉर्ड करेगी टू सेल्स अकाउंट। और भैया जो ड्यू डेट है उसकी वो लिखी हुई है 20 मई 20 मई, ठीक है। कब बेसिकली ड्यू डेट अगर आप देखोगे तो 20 मई 2024। आफ्टर दैट मोहित ने भी कुछ सामान बेचा, मतलब अब सोनम ने परचेज किया है, तो हम सोनम के हिसाब से सोचेंगे, मोहित के लेजर में पोस्ट कर रहे हो तो भैया सोनम अपने बुक्स में एंट्री करेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। भैया मोहित को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है। क्रेडिट किया जा रहा है तो मतलब क्रेडिट साइड में, ये आपकी डेबिट साइड है पर्टिकुलरली और ये आपकी क्रेडिट साइड है। भैया आप क्रेडिट साइड में यहाँ पे शो करोगे, सिंपली आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। भैया डेट है 9/5 को, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाय परचेजेस। भैया हमने मोहित से क्या करी है, सोनम अगर मोहित के हिसाब से सोचे तो उसने मोहित से परचेज करी है। ड्यू डेट इज योर 31 मई, 31 मई हमने यहाँ पे शो कर दिया। अमाउंट भैया शो कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे हमने जो परचेज किया वो कुछ अराउंड 7,000 की करी है, तो भैया यहाँ पे 7,000 लिख दिया जाएगा।
ये लीजिए 7,000 का अमाउंट हो गया। आई थिंक होपफुली बातचीत समझ आती है जो अभी तक हमने किया। फिर सोनम ने कुछ कैश पेमेंट कर दी। सोनम ने बाय कैश पेमेंट बाय सोनम ऑफ ₹4,000। भैया कैश पे किया है तो एंट्री होगी मोहित को हमने कैश दिया है। तो अगर मोहित को हमने कैश दिया है तो भैया मोहित अकाउंट डेबिट, ठीक है। मोहित को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो मोहित के डेबिट साइड में यहाँ पे शो कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए का कैश पेमेंट किया भैया और कब किया, अगर इसको देखें तो ये हो रहा है हमारा ट्रांजेक्शन 18th ऑफ मे को। 18th ऑफ मे को भैया इसकी ड्यू डेट भी 18th ऑफ मे हो जाएगी, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट वही होगी, क्योंकि सिमिलरली इसी दिन पेमेंट हुई है, सारी कहानी इसी दिन हुई है। पेमेंट इज ऑफ ₹4,000। हमने 4,000 रुपए पे किए मिस्टर मोहित को, सोनम ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी। नाउ अगेन सोनम ने गुड्स बेचे मोहित को, कितने रुपए के गुड्स बेचे, 12,000 को, जिसकी ड्यू डेट 20 जून है। गुड्स बेचे गए हैं 25 मई को। तो भैया ये लीजिए यहाँ पे 25 ऑफ मई जो ट्रांजेक्शन डेट है इसमें लिखोगे टू सेल्स, हमने सेल किए गुड्स, और सेल्स करके बेसिकली हमारे पास में पैसा कितना आना चाहिए, 12,000 का, और जिसकी ड्यू डेट है वो है 20 जून, 20 जून, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो उसके बाद आता है कैश रिसीव्ड बाय सोनम, ठीक है। कैश रिसीव करते हैं हम सोनम से, कितने रुपए का, 7,000 का, 7,000 रुपए का हम कैश उससे रिसीव कर लेते हैं। अब अगर 7,000 कैश रिसीव हो रहा है तो भैया हम एंट्री क्या करेंगे, सोनम जो है वो उसको कैश रिसीव हो रहा है मोहित से, तो भैया सॉरी मैंने आई थिंक पहले गलत बोल दिया था, अभी ध्यान समझना कि अगर आप ऊपर वाले पॉइंट को पढ़ोगे तो क्या लिखा है, कैश रिसीव बाय सोनम, सोनम को रिसीव हो रहा है मोहित से। तो भैया मोहित से अगर कैश आ रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, मोहित को क्रेडिट किया जाएगा और कैश को डेबिट किया जाएगा। मोहित को क्रेडिट किया जा रहा है तो मोहित का ही लेजर बना रहे हैं, कहां पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, और किस बेसिस पे शो करेंगे भैया, 31st ऑफ मे, और बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। भैया कैश रिसीव हुआ, सेम ड्यू डेट होगी 31st ऑफ मे आ जाएगा, 31st ही है ना, 30 तो नहीं है, हाँ जी 31st ही है, 31st मे ऑफ 2024। अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ वो 7,000 हुआ। अगेन आई थिंक जो लेजर पोस्टिंग की गई हमने ऊपर, जो लेजर पोस्टिंग करी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो लेजर पोस्टिंग क्या आती है आपको समझ आ जाती है। होपफुली मैंने जो ट्रांजेक्शन्स लिखे वो आपको समझ आ जाते हैं। डन, इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होना चाहिए। या लेजर पोस्टिंग के अंदर सामान बेचा, कैश रिसीव हुआ, कैश पे किया, परचेज किया गुड्स, वो सारे ट्रांजेक्शन्स थे वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए। इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स आ सकते हैं, मान लो बिल मिला हो हमें सामने वाली पार्टी से, तो बिल के अंदर ध्यान रखना ड्यू डेट निकालते वक्त ग्रेस डेज और ऐड किए जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में पड़ी थी ये बात, ग्रेस डेज होते हैं 3 दिन, तो वो भी ऐड किए जाते हैं। तो अगर ऐसा बिल होगा तो भैया बिल की डेट अलग होगी, उसकी ड्यू डेट अलग होगी, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। हमने सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपरली रिकॉर्ड करी। अब जो बात आती है वो कैलकुलेशन ऑफ डेज एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे आकर के अटक जाती है, और वो ध्यान से आपको समझ करके चलनी है। भैया जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है ना, जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उस दिन तक के डेज आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं। भैया यहाँ से 20 तारीख ड्यू डेट से लेकर के सेटलमेंट डेट तक के डेज आपको काउंट करने हैं, ड्यू डेट से लेकर के सेटलमेंट डेट तक के डेज काउंट करने हैं। अब ड्यू डेट इज योर सिंपली अगर देखा जाए तो 20 मई है और इसकी सेटलमेंट डेट है 30 जून। या 20 मई से अगर देखा जाए तो 11 दिन मई में है और 30 जून में, तो टोटल डेज हो गए 41। कैसे निकाला भैया, 11 दिन मई के और 30 दिन जून के। कहां से काउंट कर रहा हूं, 20 मई से 30 जून तक। भैया 20 मई को इग्नोर किया, उसके आगे से काउंट किया, 20 को हटा दीजिए भैया, टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से 20 दिन हटा दीजिए, 11 दिन मई के हो गए और टोटल 30 दिन जून के हो गए, तो 41 डेज हो गए। फिर 18 मई अगले पॉइंट का, इसमें अगर देखा जाए तो 18 मई है, 18 मई से हो गए भैया 13 दिन प्लस 30 दिन, दैट इज 43 डेज। फिर 20 जून आ गया भैया, 20 जून से तो 10 ही दिन बचते हैं। चलिए जी ये लीजिए 10 जून, यहाँ पे 10 दिन लिख दिया। फिर भी अगर डेज देखा जाए यहाँ पे तो परचेजेस के केस के अंदर अगर हम परचेजेस को कंसीडर करें तो 31 मई है, और 31 मई से अगर देखा जाए तो 30 दिन बचते हैं एग्जैक्टली आपके। और यहाँ पे भी कितने दिन बचते हैं, 30 दिन बचते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि 31 मई को दोनों का सेटलमेंट हो रहा है। और भैया 30 दिन मई तो पूरा जा चुका है, फिर बचा क्या, जून, जून के पूरे पूरे 30 डेज बच जाते हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। भैया इंटरेस्ट फर्स्ट पॉइंट में जो ट्रांजेक्शन है 1 मई का, या जिसकी सेटलमेंट जो होनी चाहिए थी वो 20 मई तक हो जानी चाहिए थी, ड्यू डेट 20 मई थी, उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे की जाएगी। भैया 10,000 का अमाउंट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है,
कितने दिन का इंटरेस्ट लगाना है? 41 डेज का डिवाइडेड बाय 365। 41 डेज का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 365 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि भैया टोटल डेज पूरे ईयर में होते हैं 365, 10% पूरे साल भर का रेट है, तो भैया पूरे साल भर के रेट के मैंने 365 से डिवाइड कर दिया, मतलब एक दिन का इंटरेस्ट आ गया। एक दिन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 41 से। नाउ दिस इज योर 10,000 का 10% इंटू 41 डिवाइडेड बाय 365, दैट इज योर 112, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे 112.33। भैया इसको राउंड ऑफ कर देंगे 112.33। फिर इसके बाद आएगा 4,000। 4,000 पे यू हैव टू कैलकुलेट 10% ऑफ 43 डेज डिवाइडेड बाय 365, दैट इज योर 47.13। 47.13। देन आफ्टर 12,000 पे हम 10 डेज का निकालेंगे। 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 365, देयर इज 32.88। 32.88। चलिए जी, बात समझ आ रही है ना कैसे निकालना है? वैसे ही जो भी अमाउंट है, ये अमाउंट दिया हुआ 4,000 है, 12,000 है, 10,000, 4,000, 12,000, इस पे निकालना है। 10% रेट हमेशा यही फिक्स रहेगा भैया। डेज, ये डेज कंसीडर करना है डिवाइडेड बाय 365। अच्छा, इस केस के अंदर अगर आप ये भी बोल सकते हो कि भैया 2024 है और 2024 में तो जो है बेसिकली लीप ईयर होता है और मई में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 366 हो जाएंगे। बेटा एक चीज ध्यान से समझना, 2024 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ और खत्म होगा 2025 में, तो मई कौन सा आएगा? 2024, सॉरी, फेब जो आएगा, फेब्रवरी जो आएगा वो कौन सा आएगा? फेब्रवरी जो होगा उसमें 29 डेज होते हैं, लेकिन वो लीप ईयर बेसिकली 24 वाले में आएगा। अगर हम 24 जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है वो खत्म होगा 31 ऑफ मार्च 2025 पे, तो इसमें फेब्रवरी कौन सा आएगा? 2025 वाला फेब्रवरी आएगा। अगर 2025 वाला फेब्रवरी आ रहा है तो 2025 वाले फेब्रवरी की क्या की जाएंगे? डेज काउंट किए जाएंगे, तो वहां पे 28 ही होते हैं, इसलिए मैंने 365 लिया। आप इसी सिनेरियो के अंदर लीप ईयर मान के 366 भी ले सकते हैं, एज सच बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक पॉइंट डाल देना कि लीप ईयर हमने माना है इसलिए 366 दिया है। नोट में यहाँ पे लिख देगा, इफ लीप ईयर इज कंसिडर्ड देन 366 डेज इज टू बी टेकन फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नोट, if leap year is given, then we will consider 366 days in a year for interest कैलकुलेशन। होपफुली बात समझ आती है। चलिए जी, अब ध्यान से देखिएगा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे किस तरीके से हमें इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया डेबिट साइड वालों का, और फिर वैसे ही क्रेडिट का कैलकुलेट कर देते हैं। 7,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10%, तो दैट इज योर 57.53। और भी सेम ही आएगा क्योंकि डेज भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो ये लीजिए, ये हो जाएगा 7,000 10% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 30, दैट इज 57.53। अब ध्यान से देखना है कि भैया डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट दिया है सोनम को, वो डेबिट साइड का इंटरेस्ट मोहित से लेकर के चलना है। भैया मोहित से हमें क्या करना है? डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट दिया है वो हमें मोहित से रिसीव करना है। तो भैया अगर देखेंगे तो टोटल कौन से साइड के इंटरेस्ट का ज्यादा है, अगर यहाँ पे देखा जाए, कंसिडर किया जाए, तो भैया टोटल आई थिंक डेबिट का ज्यादा है, और डेबिट का टोटल आ रहा है 112.33 प्लस 47.13 प्लस 32.88, तो दिस इज योर 192.34। 192.34 भैया, मतलब डेबिट का इंटरेस्ट ज्यादा है। ध्यान से समझना, बिल्कुल जो बात मैं अब करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेबिट का इंटरेस्ट ज्यादा है तो भैया जो डेबिट साइड में दिया गया इंटरेस्ट है ये हमें रिसीव करना होता है। डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट दिया गया है ये हमें क्या करना होता है? रिसीव करना होता है सामने वाली पार्टी से, और जो क्रेडिट में दिया गया है वो हमें सामने वाली को पे करना है। तो भैया रिसीव वाला ज्यादा है और पेमेंट वाला क्या है? कम है। तो यहां पे क्या बच जाएगा? 30 जून को बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बच जाएगा। मतलब मेरे को इंटरेस्ट क्या करना है?
लेना है सामने वाली पार्टी से और कितना लेना है भैया। कैलकुलेशन 192.34 बन रहा था, इतना मेरे को लेना है, लेकिन कुछ उसको पे भी करना है। 57.53 प्लस 57.53, तो 192.34 में से अगर मैं माइनस कर दूं 57.53, 57.53, then I have to receive rupees 77.28 as a balancing figure of interest। भैया बैलेंसिंग फिगर के तौर पे इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए कितना, 77.28 रुपीज का इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए। इतना इंटरेस्ट मेरे लिए रिसीवेबल बनता है। अब इतना इंटरेस्ट जो रिसीवेबल बनता है उसी के अंदर मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूं कि भैया ये पैसा मेरे को सामने वाले से लेना है। अगर मैं देखूं, अगर मेरे को लेना है सामने वाले से कोई भी पैसा लेना है, जैसे सेल्स का पैसा लेना था, सेल्स का पैसा लेना था, तो मैंने जो भी पैसा मेरे को सामने वाले से रिसीव करना होता है वो मैं उसके अमाउंट के कॉलम में दिखाऊंगा डेबिट साइड में। अगर मुझे सामने वाले को पे करना होता तो मैं क्रेडिट साइड में दिखाता अमाउंट के कॉलम में। अभी तो ये इंटरेस्ट के कॉलम में ना, इंटरेस्ट का कॉलम इसीलिए बनाया गया ताकि इंटरेस्ट की फेयर कैलकुलेशन हो सके, लेकिन मैं उसको इंटरेस्ट की कॉलम से उठा करके शो करूंगा अमाउंट के कॉलम में। डेबिट साइड को 30 जून को सेटलमेंट के दिन बोलूंगा कि भैया टू इंटरेस्ट इनकम, मेरी ये इंटरेस्ट इनकम, बेसिकली मैंने इंटरेस्ट का लेजर बनाया, और सॉरी एक कॉलम बनाया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। तो वही जो कॉलम प्रिपेयर किया गया, जो कॉलम हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया, उसी कॉलम के अकॉर्डिंगली मुझे पता चला कि भैया 77.28 का इंटरेस्ट मुझे रिसीव करना है। अब अगर 77.28 का इंटरेस्ट रिसीव करना है तो मैं उसको अमाउंट के कॉलम में भी क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा, क्योंकि भैया ये पैसा मैं सामने वाली पार्टी से क्या करूंगा, रिसीव करके चलूंगा। तो अब अगर बात की जाए तो भैया डेबिट का आप टोटल कर लीजिएंगे और क्रेडिट माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 30 जून को लास्ट में क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा। भैया या तो इस साइड बचेगा या दूसरी साइड, मेरे को लग रहा है इसी साइड बचेगा क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा नजर आ रहा है। मतलब बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा कि कितना पैसा विद इंटरेस्ट, कितना पैसा विद इंटरेस्ट हमें जो है वो मोहित से लेकर के चलना है। सोनम को ये पता चल जाएगा विद इंटरेस्ट। भैया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, इसलिए मैंने क्या बोला कि मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल ज्यादा है और पेएबल कम है। तो भैया रिसीवेबल ज्यादा है तो भैया ये मैंने बोला नेट कर लो भैया, माइनस कर लो, एडजस्ट कर लो। जैसे ही हमने एडजस्ट किया तो भैया बचा 77.28। अब ये 77.28 मेरे को सामने वाली पार्टी मतलब मोहित से लेने हैं ये पैसे। आई हैव टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम मोहित। भैया मोहित से ये पैसा मेरे को लेकर के चलना है, तो भैया मैंने मोहित के अकाउंट में क्या किया, उसको डेबिट कर दिया इंटरेस्ट इनकम के नाम से। नाउ वी हैव टू टोटल दिस साइड, जिसका टोटल हो रहा है भैया कुछ 16 और 26,000 पॉइंट 77.28 आ जाता है, तो 26,077.28। तो भैया यही टोटल इस साइड का होगा 26,077.28। इसमें से माइनस कर दीजिए जो भी ऊपर चीजें दी गई है, जिसमें से 7,000 एंड 7,000 दो बार है, तो बेसिकली माइनस कर देंगे 26,077.28 रिड्यूसेस बाय 14,000, दैट इज योर 12,000 का अमाउंट, 12,077.78 और सॉरी 28 का अमाउंट मेरे को सामने वाली पार्टी से क्या करके चलना है, रिसीव करके चलना है। तो भैया अगर आप देखेंगे तो इतना पैसा हमें क्या करना है, सामने वाली पार्टी से रिसीव करना है। ये जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12,077, भैया इसमें 12,000 रुपए तो हमारा जो सेटलमेंट का अमाउंट था वो लेना है, प्लस 77.28। भैया जैसे ही ये अकाउंट करंट बनाया गया और ये मोहित को भेजा जाएगा, मोहित क्रॉस चेक करेगा और क्रॉस चेक करके क्या कर देगा, नेक्स्ट डे ऑफ द अकाउंट करंट सेटलमेंट कंप्लीट कर देगा, ताकि जो यहां तक की बात थी विद इंटरेस्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। द बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट इज कि भैया इंटरेस्ट की कोई सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो भी यहीं पे हो जाती है और वो सारी चीजें भी हमें क्या करके चलती हैं, हेल्प करके चलती हैं। तो होपफुली जो मैंने बात करी वो आपको समझ आई होगी। भैया इंटरेस्ट मेथड से ये हमने बात करी, अब इस पे जो हमें बातचीत करेंगे वो करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, और प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जो बातचीत की जाएगी भैया वो फाइनलाइज होगी। उसी के बेसिस पे फिर आगे जो है हम वो क्या करके चलेंगे, बेसिकली कैलकुलेशन करके चलेंगे इंटरेस्ट की एंड अकाउंट करंट को आगे बढ़ा करके चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को आपको यहाँ पे एड्रेस करनी है या बतानी है, भैया सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मेथड में चेंज क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का कॉलम हटा दिया जाएगा या इंटरेस्ट का कॉलम वहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इंटरेस्ट का कॉलम गायब होने के बाद में कौन सा कॉलम बच जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट का कॉलम बच जाएगा, और उस प्रोडक्ट के कॉलम के थ्रू क्या करके चलेंगे, हम सारी की सारी कैलकुलेशन करके चलेंगे। प्रोडक्ट के थ्रू भैया
फायदा क्या मिलेगा प्रोडिक्ट मेथड? जनरली अगर मेरे से कोई बच्चा पूछे कि कौन सा करना चाहिए, प्रोडिक्ट मेथड करना चाहिए या इंटरेस्ट मेथड करना चाहिए, आई विल ऑलवेज प्रेफर कि प्रोडिक्ट मेथड करिए, बिकॉज प्रोडिक्ट मेथड पे हर पार्ट में हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिर्फ एक ही बार होगी वहां पे, जो कि हमें थोड़ा सा बेनिफिशियल बेनिफिट दे जाता है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक ही बार करनी है लास्ट के अंदर, बार बार जब रिपीटेटिव बेसिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करके चलनी है। ठीक है, तो वो प्रोडिक्ट मेथड के हमारे अंदर कंसिडरेशन आ जाएगी। प्रोडिक्ट मेथड, अब एक दो चीजें जो मैं बताऊं इस पे, जैसे नेगेटिव डेज मेथड था। अभी मान लीजिए हम 30 जून को अकाउंट करंट बना रहे हैं, अब किसी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट है ना, वो आ जाती 5 जुलाई, तो अब तो डेट आगे खिसक गई भैया, काउंट कैसे करोगे? डेज काउंट करने हैं ना। अब नेगेटिव डेज मेथड के अंदर क्या होगा कि मैं बोल रहा हूं भैया 30 जून के अकाउंट करंट डेट है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन है जिसकी ड्यू डेट आ गई है, वो 5 जुलाई आ गई, तो वो ट्रांजेक्शन तो आगे चला गया भैया। अगर ट्रांजेक्शन पहले का होता, 20 जून का ट्रांजेक्शन था, तो मैं 10 दिन काउंट करता था उसको 30 जून तक। अब 30 जून के बाद की कोई ड्यू डेट हो गई तो उसमें तो पीछे आना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन डेट नहीं बोल रहा हूं, ड्यू डेट, क्योंकि डेज कहां से काउंट किए जाते हैं? ड्यू डेट से काउंट किए जाते हैं। तो अगर डेट फर्दर हो गई, आगे की हो गई, तो उस केस में वो डेज कैसे काउंट होंगे? नेगेटिव काउंट होंगे। या फिर उसको फिर हम रेडिंग इंटरेस्ट मेथड के थ्रू करके चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट विद द रेडिंग इंटरेस्ट मेथड, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। या फिर नेगेटिव डेज क्या होते हैं, उनको भी हम काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझ करके चलेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, हमारी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। चलिए जी, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी का जो प्रोडिक्ट मेथड है उस पर डिटेल में बात हम अगली क्लास में करके चलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम देख करके चलेंगे। चलिए जी, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अच्छे से इन सब चीजों को, टॉपिक को पढ़ते रहिए और करते रहिए।